पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं ये हमारी वॉल है। इस बॉल के अगेंस्ट 1 किलोग्राम की बॉल, मान लेते हैं यहाँ पे एक 1 किलोग्राम की बॉल, 1 किलोग्राम की बॉल, तो हमको इसके अगेंस्ट होल्ड करना है। ठीक है, तो इसको होल्ड करने के लिए हमने इस पर फोर्स लगाया एफ। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना फोर्स ये एफ लगाना पड़ेगा कि ये होल्ड हो जाए बॉडी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखो, अगर इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा के रोके हुए, अगर हल्का सा भी हम इसे छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर गिरेगी ड्यू टू वेट। इसका वेट एम जी नीचे होगा। ठीक है, और जब ये नीचे की ओर स्लिप करेगी तो इस बॉल का जो फ्रिक्शन है वो इसे रोकने की कोशिश करेगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए? हमारा बॉल है और ये बॉडी है, जब हम बॉडी को बॉल पे एफ फोर्स लगा के पुश करेंगे, जो बॉल होगी इस बॉडी पे एफ फोर्स का ही रिएक्शन लगाएगी। यानी ये बॉल जो है इस बॉडी पे जो रिएक्शन जनरेट करेगी आर डी एफ के बराबर होगा। अब हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स होता है क्यू आर के बराबर, और ये फ्रिक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए इसके वेट एम जी के, कि तभी ये बॉडी स्लिप होने से रोक पाएगी। क्यों हमें पता है 0.2, आर की जगह हमें यूज करना है एफ। एम की वैल्यू है 1 और जी की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं। एफ की वैल्यू आ जाएगी 10/0.2, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ यानी कि 50 न्यूटन। आंसर क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है। अमन, हाँ बताओ। आर की जगह पे या एफ रखोगे तो एम जी ही तो आएगा। नहीं, क्यों आर की जगह एफ रखा ना, इक्वल टू एम जी तो ऐसे ही रहा। आर की जगह एफ रखा ना, तो नहीं समझे तुम? यहाँ फ्रिक्शन फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन एम हम्म। जी है ही नहीं। यहाँ पे रिएक्शन एम जी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफ्ट है, मान लेते हैं ये एक हम्म। लिफ्ट है, एक बॉडी रखी हुई है। अब ये लिफ्ट नीचे आ रही है और इसका जो एक्सेलेरेशन ऑफ डिसेंड है वो जी के बराबर हम्म। है, ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो बॉडी है उससे एक सूडो फोर्स लगेगा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन। अगर इस बॉडी का मास m है तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो एम जी ऊपर की ओर लगेगा ना। हाँ। और इसका खुद का जो वेट होगा वो एम जी नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है। ठीक है, तो कि जितना वेट नीचे की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, रिएक्शन जीरो आ जाएगा क्योंकि रिएक्शन अगर हम ऊपर की ओर लें आर प्लस एम जी इक्वल टू एम जी, तो आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर रिएक्शन जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसका आंसर है फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। ये कह रहा है कि मान लेते हैं ये एक ऐसे टेबल है, टेबल के ऊपर एक चेन ऐसे रखी है। चेन का एक कुछ हिस्सा टेबल पर और कुछ हिस्सा उसका लटक रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितना हिस्सा उसका क्या है, देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग, कितना हिस्सा हम मैक्सिमम इस पे लटका सकते हैं। कि अगर मतलब ज्यादा देखो, अगर कम लटकाएंगे, मान लेते हैं थोड़ा सा हिस्सा लटक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा और बड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक लेंथ के ऊपर हमने इसको लटकाया तो पूरी चेन नीचे गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये चेन रुकी हुई है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.25। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना हम लेंथ लटकाए ताकि ये चेन गिरे नहीं। ठीक है, मान लेते हैं टोटल लेंथ एल है और जो जितना पार्ट हम लटका रहे हैं वो स्मॉल एल है, ये स्मॉल एल है, टोटल लेंथ कैपिटल एल। तो इस डायग्राम को हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ ऐसे। तो हम अगर इसको रिड्यूस करें, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक टेबल है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे एक पुली है फ्रिक्शनलेस, और यहाँ पे एक बॉडी इसके लटक रही है। ये जो बॉडी लटक रही है इसका मास कितना होगा? तो अगर हम इसका टोटल मास स्मॉल एम या कैपिटल एम मान लें तो मास पर यूनिट लेंथ होगा m/l। तो ये जो मास आएगा, इसका मास आएगा
कैपिटल M बाई L, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। या सीधे सीधे मान लेते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ ही स्मॉल m है, ऐड कर लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ जो है, लेंथ स्मॉल m, मान लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ ही स्मॉल m। जो पार्ट लटक रहा होगा इसका मास हो जाएगा m इंटू एल, क्योंकि l लेंथ लटक रही, तो इसका वेट m l इंटू जी नीचे की ओर लग रहा होगा। वजह से यहाँ टेंशन क्रिएट हो रहा होगा T, यही टेंशन यहाँ क्रिएट हो रहा होगा T की वजह से ये बॉडी इधर की ओर खींच रही होगी, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इसके को अपोज कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये आगे नहीं शिफ्ट हो रही। अच्छा, इसका खुद का मास कितना होगा? तो अगर लेंथ एल मानी है तो इसकी बची हुई लेंथ होगी कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल का मास होगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल एम, और यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट हो रहा होगा आर, इसके जस्ट इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम कोई एक्सेशन ना मान रहे हो कि हमको, मतलब जब ये जस्ट स्लिप करने लगेगी ना तो एक्सेशन होगा नहीं। क्या डायग्राम समझ में आया? अब इसको हाँ। देखें, फ्रिक्शन टेंशन के बराबर होना चाहिए, और ये जो टेंशन है ये यहाँ से एम एल इंटू के बराबर है। फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू आर इक्वल टू एम एल। अब म्यू की वैल्यू है 0.25, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है हमारी एल माइनस एल एम जी। एम एल जी, यहाँ से एम जी कट जाएगा, सॉल्व कर लो तो 0.25 कैपिटल एल माइनस 5 एल इक्वल एल हो जाएगा, इधर आके एल जाएगा, ठीक है, 5 एल इक्वल 1 कैपिटल एल इक्वल 5 जाएगा। तो एल पर कैपिटल एल की वैल्यू एल के नीचे 0.25 5 आ जाएगा। हमको परसेंटेज बताना है हैंगिंग लेंथ पार्ट, अगर परसेंटेज ऑफ हैंगिंग पार्ट निकालना है, यही तो हैंगिंग पार्ट है टोटल का, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दे, यानी 0.25 अपॉन 1.25 इंटू 100 कर दे। क्लियर है? 5 5 जब 125 होता है, यानी ये 20%। एक। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है, म्यू है, ठीक है, और इस पे ब्लॉक रखा हुआ जिसका मास है, उस पे पी फोर्स लगा के 30 डिग्री एंगल पे इसको खींचा गया है। अब ये नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि खींचते समय इसमें एक्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लेते हो रहा है, मान लेते इसमें एक्सेशन, मान लेते इस डायरेक्शन में एक्सेशन हो रहा है। अब अब ये कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो अगर हम इसका वेट देखें तो mg नीचे की ओर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है, बॉडी इधर की ओर खींचेगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगेगा। ये जो पी हमने एक्सटर्नली लगाया है, इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो क्या मिलेगा? इस डायरेक्शन में मिलेगा p cos 30 मिलेगा, और इस डायरेक्शन में मिलेगा ऊपर की डायरेक्शन में p sin 30। अब एक चीज है कि अगर एक्सेलरेशन ना होता, अगर एक्सेलरेशन ना होता तो फ्रिक्शन फोर्स हम डायरेक्ट लिख सकते थे, फ्रिक्शन ये है और p cos 30 इधर की ओर है, तो हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते थे कि p cos 30 माइनस fr इज इक्वल टू ma होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन ना होता तो fr की वैल्यू डायरेक्ट p/2 हो जाती, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सेशन है, अगर एक्सेशन है तभी तो ये पार्ट आ रहा है। इसका मतलब हम फ्रिक्शन इस तरीके से नहीं निकाल सकते, इसको इससे बैलेंस करके। फ्रिक्शन निकालने का दूसरा तरीका भी हमारे पास है, क्या है? फ्रिक्शन फोर्स होता है Q इंटू आर, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आर की जगह क्या आएगा, तो आर और पी साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में, ध्यान से आर और पी साइन 30 एक ही डायरेक्शन में, टू एम जी अपोजिट डायरेक्शन में, आर की वैल्यू एम जी माइनस पी साइन 30 होनी चाहिए। अमन, आवाज बहुत कट रहा है तुम्हारा। आर की वैल्यू एम जी माइनस पी साइन 30 होनी चाहिए, तो भी फंस रहा है।
हम्म। हाँ। 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 हम्म। 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 हाँ। हम्म। 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 हाँ। M+M हो जाएगा। हम्म। वो इसके बराबर होगा। जी। हम्म। हम्म। ठीक। हम्म। हाँ।
ओके। हम्म हम्म। यानी कि वहां पे म्यू1 का कोई रोल नहीं रहेगा। हम्म हम्म हम्म, ठीक। हम्म, बात भी नहीं हो पा रहा। हम्म 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 हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। एमजी साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए।
हम्म हाँ हाँ हम्म हाँ स्लोप Okay. हम्म, ठीक है। डालो। हाँ किस हम्म 1/2। थ्री टू जा। हम्म, हम्म, हम्म हम्म, म्यू की वैल्यू दी हुई है तो रख के भी तो निकाल सकते हैं हम। म्यू की वैल्यू दी हुई है तो x1 निकल जाएगा, तो फिर y वाले में रख के। हम्म ठीक है। ठीक है। हम्म 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 ठीक है। डाउनवर्ड। हम्म 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 हम्म
अरे थोड़ा ही तो तुम लोग रुको यार, कोई जाना मत अभी।